हेलो, गुड इवनिंग बेटा जी, कैसे हो आप लोग। सो हम लोगों ने बेटा जी अपना चैप्टर पढ़ना शुरू किया था। चैप्टर का नाम क्या था बेटा जी, यहाँ पे केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर में हमने अभी तक क्या बातें की थी बेटा जी आपके साथ में, कि हमारी बॉडी में दो प्रकार का कंट्रोल चलता है, या तो नाम क्या होता है उसका न्यूरल, या फिर नाम क्या होता है केमिकल। केमिकल की केस में आपने ये कहा था स्पेसिफिक केमिकल्स क्या होते हैं बॉडी में सीक्रेट होते हैं दैट एक्ट एज ए मैसेंजर, और जो बॉडी को एक्टिवेट करते हैं और बॉडी के फंक्शंस को क्या करते हैं यहाँ पे रेगुलेट करते हैं। आपने टॉपिक में ये एक हेडिंग डाली थी आप लोगों ने कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द हार्मोन। वहां पे आपने उनकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखी थी। ये जो भी होते दे आर नॉन न्यूट्रिटिव इन द नेचर। ये जो भी होते ट्रेस अमाउंट में क्या होते हैं, सीक्रेट होते हैं। दे आर द प्राइमरी मैसेंजर, दे आर द इंटरसेलुलर मैसेंजर है। सेल्स के बीच का क्या है बेटा जी आपके मैसेंजर, ये प्राइमरी मैसेंजर होते हैं। ऐसी कुछ बातें बोली थी आप लोगों ने। आपने कहा था ये स्पेसिफिक इन द नेचर होते हैं, ये नॉन एंटीजेनिक होते हैं, और अगर इनका अमाउंट कम होगा या ज्यादा होगा, दोनों केस में क्या कोज करेंगे आपको, ये डिजीज कोज करेंगे। ठीक बात है। अगर यहीं पे मैं एक दो पॉइंट और आपके ऐड करना चाहूं तो एक लाइन बोल सकता हूं यहाँ पे, ये बॉडी में बनते क्यों हैं, क्यों बनते हैं ये बॉडी में, मैसेज ट्रांसफर करने के लिए। और वो मैसेज कब ट्रांसफर करेंगे वो, जब कोई ऑर्गन को किसी ऑर्गन के साथ काम करना। यस मतलब आप सिंपल एक लाइन बोलते हो कि ये किसी रिस्पॉन्स में ही तो बनने का काम होगा ना। यानी कि जब हमें कोई पर्टिकुलर स्टिमुलस बनेगा उसकी रिस्पॉन्स में बॉडी नहीं क्या करेगी, यहाँ पे जर्नेट करेगी। हाँ या ना, तो एक प्रॉपर्टी लिखना बेटा जी, दे सिंथेसाइज in the response, they synthesize in the response of a particular stimulus. ओके, फिर ये करते क्या है बेटा जी, they cause physiological change in the target tissue और organ। ये जब उसके पास जाते हैं तो उसमें क्या कोज करते हैं बेटा, जबकि यहाँ पे फिजियोलॉजिकल चेंज कोज करते हैं। तो एक लाइन और लिखना बेटा जी, दे कोज फिजियोलॉजिकल चेंज इन द टारगेट टिश्यू और ऑर्गन। अब एक बेसिक सी बात और करते हैं, फिर अपने टॉपिक को आगे शुरू करेंगे बेटा जी। आप लोग यहाँ पे एक वर्ड बोलते हो कि दे आर सीक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड। आप एक वर्ड यहाँ पढ़ रहे हो बेटा जी, कौन सा यहाँ पे, ग्लैंड। कोई पूछे आपसे ग्लैंड क्या होता है, जैसे आप लोग जब टिश्यू चैप्टर पढ़ते तो वहां पे एपिथेलियल टिश्यू के अंदर वर्ड आया था ग्लैंड। मैं अगर यहाँ पे आपसे पूछूं इस ग्लैंड वर्ड का क्या मतलब है, लेयर्स ऑफ सेल होती है जो, सॉरी लेयर्स होती हैं जो ओके पर्टिकुलर सिक्रीशन करते हैं। गुड गुड। आपने कहा ग्लैंड मे बी सेल, ए टिश्यू और ए ऑर्गन। ये क्या हो सकता है, मे बी ए सेल, टिश्यू और ए ऑर्गन whose cell secreting a chemical, whose cell secreting a in response of a particular stimulus। एक response of the stimulus की response में क्या करते हैं, वहां पे केमिकल को बनाती है और उसे सिक्रेट करती है। हम उस सेल्स को या उस टिश्यू के उस ऑर्गन को क्या बोलते हैं बेटा जी, यहाँ पे ग्लैंड। अगला वर्ड आता है ग्लैंड कौन से टिश्यू के बने होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू। किसके बने हैं, एपिथेलियल। अब यहाँ पे दो तरह की बात आती है, सर ये सेल से बना है या फिर ये ग्रुप ऑफ द सेल से बना है। तो आपने कहा अगर सेल से बना है तो कैसा होता है बेटा जी, यहाँ पे ये यूनिसेलुलर ग्लैंड, और अगर एक ग्रुप ऑफ द सेल से बना है तो आप कहते हो सर वो क्या बन जाता है हमारा यहाँ पे मल्टी सेलुलर ग्लैंड। जैसे जब आप लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हो तो आप अपने स्टोमक के अंदर कहते हो, एलिमेंट्री कनाल में कहते हो गॉबलेट सेल। क्या वर्ड बोलते हो यहाँ पे, गॉबलेट जो सेल है दे आर द यूनिसेलुलर ग्लैंड। वो सबके सबका यहाँ पे यूनिसेलुलर ग्लैंड है। और बाकी आप ग्लैंड्स में कहते हैं पैलेट सेल करके भी नाम बोला था आपने जो इंटेस्टाइन में आई थी बेटा जी, वो भी कैसा यहाँ पे यूनिसेलुलर। उसके अलावा बाकी सब कैसे होते हैं बेटा, जबकि मल्टी सेलुलर। अब एक और वर्ड को समझते हैं, जब वो मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बनता है तो ये बनता है बाय द फोल्डिंग ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू, बाय द फोल्डिंग ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू। अब जब वो एपिथेलियल टिश्यू अपने आप को फोल्ड करता है, अपने आप को फोल्ड करता है, तो उस टाइम पे क्या हुआ, क्या उसने एपिथेलियल के साथ अपना कनेक्शन खो दिया,
या उसने स्टिल एक पाइप के थ्रू अपना कनेक्शन बना रखा है, वहां पे दो तरह की बात हो जाती है। अगर उसने स्टिल अभी अपना कनेक्शन एपिथेलियल के साथ बनाया हुआ है थ्रू ए डक्ट, तो हम कहते हैं वो वाले ग्लैंड क्या बन जाते हैं बेटा जी आपके यहाँ पे एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या बन जाते हैं बेटा जी? एक्सोक्राइन ग्लैंड। और अगर उसने अपना कनेक्शन खो दिया विद द एपिथेलियल, या मैं कहूंगा विद द सरफेस, उसने अपना कनेक्शन खो दिया, तो मैं कहूंगा वो क्या बन जाते हैं बेटा जी आपके एंडोक्राइन ग्लैंड। अब मेरे वर्ड को समझ के देखो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर सेल्स के फोल्डिंग की वजह से एक मल्टी सेलुलर ग्लैंड बन गया और उसका कनेक्शन सरफेस के साथ टूट गया, उसका कनेक्शन सरफेस के साथ टूट गया, मैंने कहा कुछ ऐसा कि सर ये मेरा एपिथेलियल टिश्यू था, ये अंदर फोल्ड होता है, फोल्ड होके इस प्रकार का कोई ग्लैंड बन गया, और उस ग्लैंड के बनने के बाद में, उस ग्लैंड बनने के इसका इस सरफेस के साथ कनेक्शन ही टूट गया, इसके साथ इसका कनेक्शन ही टूट गया। तो अब ये जिस केमिकल को बनाएगा उस केमिकल को सीक्रेट कैसे करे, उसको अपनी टारगेट साइट तक पहुंचाएगा कैसे? वर्ड समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? छोटे से वर्ड को मैं यहां इंपॉर्टेंस दे रहा हूं। उसका कनेक्शन सरफेस के साथ क्या हो गया? टूट गया। तो अब ये कैसे अपने सीक्रेशन को सरफेस तक लेके जाए, अपने टारगेट साइट तक लेके जाए? उसका कनेक्शन तो टूट गया ना। तो इसने एक नया तरीका डेवलप कर लिया। क्या बेटा जी? कि मैं अपना सीक्रेशन किस में डालने वाला हूं बेटा जी? यहां पे ब्लड में डालने वाला। क्योंकि आप एक बात कहते हो, ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई होता है ना, तो आपने कैसे फिर क्या तरीका अपनाया बेटा जी? यहाँ पे अपने सीक्रेशन को ब्लड में डालना क्या कर दिया? शुरू कर दिया, क्योंकि इसका कनेक्शन सरफेस के साथ क्या हो गया? आपका टूट गया। तो आपने कहा इनके ना तो डक्ट होती है, देयर द डक्ट लेस। इस केस में आप ऐसा कहते हो सर, ये अगर सरफेस था और वो ऐसे अगर फोल्डिंग होके यहां पे इस प्रकार से ग्लैंड बना, तो स्टिल उसका सरफेस के साथ क्या है बेटा जी? यहां पे कनेक्शन है थ्रू दिस डक्ट। ओ मेरे बेटा, उसका स्टिल कनेक्शन है किसके साथ बेटा जी? यहाँ पे डक्ट के थ्रू उसका सरफेस से स्टिल क्या है बेटा जी? यहाँ पे कनेक्शन। तो आपने कहा कनेक्शन है ना, वो अब इस डक्ट के थ्रू, इस कनेक्शन के थ्रू यहाँ पे अपने टारगेट के पास क्या छोड़ेगा बेटा जी? यहाँ पे आपका सीक्रेशन छोड़ने वाला है। तो आपने कहा सर जिसके पास डक्ट होती है, जो स्टिल कनेक्टेड होता है टू द सरफेस, ऐसे ग्लैंड कौन से बेटा जी आपके? यहाँ पे एक्सोक्राइन। और जो आपके अपने कनेक्शन को खो देते हैं वो क्या है यहाँ पे? आपके एंडोक्राइन। वो क्या है यहाँ पे? अब ये मत कहना सर आपने मल्टी के दो ग्लैंड बताए, एक्सो और कौन सा? एंडो। तो ये यूनिक किसके? तो मैं कहूं यूनिक के एग्जांपल में भी कौन आते हैं बेटा जी? आपके एक्सोक्राइन ही आते हैं। कौन आते हैं आपके? बट इसके बहुत ज्यादा एग्जांपल नहीं है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं है। यहां पे हम कहते हैं दीज आर द गॉबलेट सेल, दीज आर द जो म्यूकस सीक्रेटिंग सेल होती है, गॉबलेट सेल आर द एग्जांपल ऑफ द यूनिसेलुलर ग्लैंड। वो किसका एग्जांपल? यूनी। या फिर पेनेट सेल जो आती है इंटेस्टाइन में, वो किसका एग्जांपल है बेटा? जबकि यूनिसेलुलर। उसके अलावा जो भी ग्लैंड आते हैं, दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द मल्टी। पर मेरा पॉइंट ये था मल्टी बना कैसे? तो आपने कहा सर वहां पे जो टिश्यू था, जो सेल्स थे, उन्होंने ग्रुप बनाया, और ड्यूरिंग दैट फॉर्मेशन ऑफ द ग्रुप उसका सरफेस के साथ या तो कनेक्शन है या फिर कनेक्शन, अगर कनेक्शन है, अगर कनेक्शन है, तो आपने कहा सर ये कनेक्शन उसके इस डक्ट के थ्रू है सरफेस के साथ में, तो आपने कहा जो स्टिल कनेक्टेड है वो तो क्या बन गया यहाँ पे? एक्सोक्राइन। जिसने कनेक्शन खो दिया वो क्या बन गया यहाँ पे? एंडोक्राइन। गेटिंग माय पॉइंट? जल्दी से लिखो बेटा जी ग्लैंड। उसमें लिखना है बेटा जी, ग्लैंड इज ए सेल, gland is a cell, comma, tissue or organ whose specialized cell, मैं organ के रेस्पेक्ट में कह रहा हूं, whose specialized cell synthesize and secrete specific chemical in response of a stimulus. अगला पॉइंट लिखना है बेटा जी, ग्लैंड आर ऑफ टू टाइप। और यहां पे लिखो बेटा जी यूनिसेलुलर ग्लैंड, made up of single cell,
मेड अप ऑफ सिंगल सेल. एग्जांपल लिखना है बेटा जी, गॉबलेट सेल एंड पेनेट सेल. PANTH, पेनेट सेल. अगला लिखना है बेटा जी, मल्टी सेलुलर ग्लैंड. और आप इस तरह से डायग्राम बनाओ बेटा जी. तो हमें यहाँ पे इस चैप्टर में जो भी बातें करनी है किसकी करनी है, यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड की. एक बात और याद रखना, एक्सोक्राइन ग्लैंड बेटा जी वो होते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड, लाइक स्वेट ग्लैंड भी कह सकते हैं, भैया हमारे जो भी डाइजेस्टिव ग्लैंड आपने पढ़े थे बेटा जी, या फिर आपके सेबेसियस ग्लैंड जो होते थे, ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द एक्सोक्राइन ग्लैंड. और अब हम यहाँ पे जो भी हार्मोन्स पढ़ने वाले सब किसके एग्जांपल है, यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम के पढ़ते. लिख लीजिए बेटा जी यहाँ पे एक्सोक्राइन में एग्जांपल, ऑल डाइजेस्टिव ग्लैंड, all digestive gland, comma, sweat gland, sebaceous gland, and mammary gland. आपको पता है mammary gland is a modified sweat gland. Mammary gland is a modified sweat gland. और एंडोक्राइन तो हम पढ़ने वाले हैं तो उनकी बातें करेंगे यहाँ पे, ठीक है. इन्हीं का आपने ऐसा कुछ नाम सुना होगा बेसिक क्लास में कि ये डक्ट वाले ग्लैंड होते हैं, डक्ट लेस होते हैं. ये कैसे होते हैं, डक्ट वाले ग्लैंड. ये कैसे होते हैं, डक्ट लेस होते हैं. ये अपना सीक्रेशन सीधा किस में डालते हैं, ब्लड में, और ये किस में डालते हैं, थ्रू द डक्ट ऑन द सरफेस. ठीक है, यहाँ पे चलेगा. ये बेसिक से अगर पेपर में कोई पूछ ले हाउ द एक्सोक्राइन ग्लैंड डिफर फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड तो कर सकते हैं ना आप लोग, वो बड़ा बेसिक सा टॉपिक है तो मैं उसकी बात नहीं करता हूँ यहाँ पे. चलिए अब हेडिंग डालेगा बेटा जी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन, जो आज का अपना सबसे जबरदस्त टॉपिक है. मजा आएगा आपको पढ़ के, सबसे जबरदस्त टॉपिक है ये, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. सोच के देखो टॉपिक में क्या पढ़ने वाले बेटा जी. आज आपने एक वर्ड बोला कि सर ये एक स्पेसिफिक सेल से निकलते हैं, ब्लड के थ्रू स्पेसिफिक टारगेट सेट पे पहुंचते हैं. वहां जब पहुंचते हैं तो वहां जाके अपना काम करते हैं. अब इनका काम करने का तरीका कैसे है, ये टारगेट सेल को कैसे अफेक्टेड करते हैं, हम वो मैकेनिज्म जानने वाले हैं बेटा जी यहाँ पे, कि हार्मोन्स कैसे रेगुलेट करते हैं हमारे फंक्शनिंग को. फिर उसका इफेक्ट जो होगा वो डिले होने वाला है या बहुत क्विकली आने वाला है, कैसा होगा उनको बात करेंगे. फास्ट एक्टिंग है या वो आपके स्लो एक्टिंग है, उनके भी आप ऐसी बात करने वाले. ठीक है, तो आपने हेडिंग डाली कौन सी बेटा जी यहाँ पे, आपका मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन ऑफ द हार्मोन्स. अब सुनिएगा बेटा जी, मैं कहता हूं यहाँ पे हार्मोन्स दो प्रकार से काम करते हैं. एक मैं बात करता हूं बेटा जी आपकी वाटर सोल्यूबल हार्मोन. हम पहले किसकी बात करते हैं बेटा जी यहाँ पे, वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स की. किसकी बात करते हैं, वाटर. अब बच्चा समझ के देखो, अगर ये हार्मोन हमारा वाटर में सोल्यूबल है तो मतलब ये लिपिड में क्या है, इनसोल्यूबल है. लिपिड में क्या है, तो मैं कह सकता हूं अब आप कहोगे सर इस चीज से हमें क्या फर्क पड़ता है कि वो लिपिड में सोल्यूबल है या वो सोल्यूबल नहीं है. फर्क पड़ता है इस बात से. क्या फर्क पड़ता है, आप कहते हो सर जो भी हमारी टारगेट सेल है, सपोज कीजिएगा ये उसकी सेल मेम्ब्रेन है, एंड एज यू ऑल नो सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या है बेटा जी, लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर. वो किसकी बनी होती है बेटा जी यहाँ पे, लिपिड का एक बाइलेयर स्ट्रक्चर है.
हाँ कि ना? यस सर। ये आपने बेसिक 9th क्लास में पढ़ा है, कोई बहुत 11th-12th लेवल की बात नहीं हो रही है, कि जो भी हमारी सेल्स की लिपिड की लेयर होती है, दे आर ऑलवेज सॉरी सेल्स की जो भी मेम्ब्रेन होती है दे ऑलवेज मेड ऑफ लिपिड बाइलेयर। वो किसकी बनी बेटा? यहाँ पर लिपिड की बाइलेयर से बनी है। ऐसा डायग्राम पढ़ा है आपने? तो आपने कहा सर ये है हमारी सेल मेम्ब्रेन। पहला पॉइंट आपने कहा लिपिड बाइलेयर। अब जरा वर्ड को समझ के देखो सर, ये हार्मोन जिसकी आप बात कर रही है तो वाटर में सोलुबल, लिपिड में क्या है? इट मींस ये हार्मोन कभी भी मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। पहली प्रॉब्लम आ गई। तो आपने कहा नॉट एबल टू क्रॉस द मेम्ब्रेन। अब सोचने वाली बात आती है, सर ये मेम्ब्रेन को जब क्रॉस ही नहीं कर सकता तो फिर ये अपना एक्शन क्या लेके आएगा? ये अपना एक्शन क्या लेके आएगा सेल में? तो हमने कहा भाई इसका मतलब अगर ये मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगी तो समथिंग कुछ ऐसी चीज बैठी होगी जिससे वो क्या कर सके, खुद को यहाँ पे बाइंड कर सके, खुद से खुद को बाइंड। तो आपने कहा सर कुछ ऐसा होता है इस मेम्ब्रेन के अंदर, इस मेम्ब्रेन के अंदर इस प्रकार से बेटा जी स्पेसिफिक आपके रिसेप्टर बैठे होते हैं। ठीक है बेटा जी, आपने कहा सर ये क्या बन गया? तो हमने कहा हार्मोन रिसेप्टर दैट इज स्पेसिफिक फॉर द हार्मोन, दैट इज स्पेसिफिक फॉर द पहला पॉइंट। सेकंड दैट इज प्रेजेंट ऑन द टारगेट साइट। जरा वर्ड को समझ के देखते हैं। आपने कहा सर हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकला, ब्लड के अंदर हार्मोन आया और ब्लड मेरा पूरी बॉडी में क्या हो रहा है? यहाँ पे सर्कुलेट हो रहा है। अब पूरी बॉडी का ब्लड जब जा रहा होगा इधर से उधर सब ऑर्गन के पास पहुंचेगा, जहां पे उसका स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट होगा वो वहां जाके क्या कर जाएगा? बाइंड कर जाएगा। तो और आपने कहा था हार्मोन्स आर ऑलवेज स्पेसिफिक इन नेचर, तो इसका मतलब ये रिसेप्टर जो है बेटा जी वो भी कैसा यहाँ पे आपका स्पेसिफिक है। मतलब हर हार्मोन्स के लिए अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं बेटा जी? रिसेप्टर होते हैं। और जिस हार्मोन को जिस टारगेट साइट के पास जाके अपना एक्शन करना है, जहां पे उसे मैसेज लेके जाना है, वो उसी के पास प्रेजेंट होगा बेटा जी। दोनों वर्ड को समझना, हमेशा जो ये हार्मोन रिसेप्टर होते हैं दे आर स्पेसिफिक अकॉर्डिंग टू दी हार्मोन्स एंड दे आर ऑलवेज प्रेजेंट ओनली ऑन द टारगेट साइट। दे आर ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द टारगेट साइट। ये कहीं इधर उधर प्रेजेंट नहीं होंगे, सिर्फ कहां पे होंगे? टारगेट साइट पे होंगे। और ये हर हार्मोन के लिए कैसे होते हैं? स्पेसिफिक हो सकते हैं उसी ग्लैंड के पास, उसी टारगेट साइट के पास में टू डिफरेंट हार्मोन्स आके काम करें। तो ऐसा कोई होगा कि दोनों हार्मोन एक रिसेप्टर से बाइंड कर लेंगे? यहाँ पे दोनों के रिसेप्टर कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। तो मैंने कहा ये स्पेसिफिक फॉर दी हार्मोन एंड प्रेजेंट ऑन द टारगेट साइट। हमने दो बातें बोली, स्पेसिफिक फॉर हार्मोन, दूसरा मैंने बोला प्रेजेंट ओनली ऑन टारगेट साइट। ठीक बात है कि नहीं है बेटा जी? अब आपने कहा सर यहां क्या के बाइंड करेगा तो क्या होगा? तो जरा हम सोच के देखते हैं। जैसे ही बेटा जी यहां पे आके बाइंड करेगा, ये हार्मोन यहां के क्या करेगा? बाइंड। तो आप कहोगे सर ये जो इसका ये तो है आउटर सरफेस, ये तो कौन सा उसका? मैंने कहा ये है उसका आउटर सरफेस। ठीक बात है बेटा जी। मैं कहूंगी ये वाला जो है वो कैसा है उसका? यहाँ पे इनर सरफेस। तो आप कहोगे सर इनर सरफेस जो होता है फेस करता है टुवर्ड दी साइटोसोल, टुवर्ड द साइटोप्लाज्म, और इसके साथ बंधा होता है बेटा जी प्रोटीन। जैसे मैंने कह दी इसके साथ बंधा होता है बेटा जी जी प्रोटीन। क्या बंधा होता है यहाँ पे? जी प्रोटीन। तो अब जरा सोचिएगा, पहले यहाँ पे हार्मोन नहीं बंधा था तो ये प्रोटीन के साथ ऐसे बंधा हुआ था बेटा जी। जैसे ही यहां पे हार्मोन आके बाइंड हुआ, इट लीड टू द कन्फर्मेशन चेंज विद इन दैट पर्टिकुलर रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। जब यहां पे हार्मोन आके बेटा बाइंड किया तो उसने इसके कन्फर्मेशन में क्या किया बेटा जी? यहां पे चेंज किया, और उस कन्फर्मेशन चेंज की वजह से इसका जो इनर सरफेस उसमें भी क्या है बेटा जी? यहां पे चेंज आया,
और जो प्रोटीन वहां बंधा हुआ था, जो एक्चुअली इनएक्टिवेटेड था, जो क्या था एक्चुअली यहाँ पे इनएक्टिवेटेड था, वो क्या हो गया यहाँ पे एक्टिवेटेड हो गया। वो क्या हो गया, और ये जैसे ही एक्टिवेटेड होता है इट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ए पर्टिकुलर केमिकल। वो क्या बनाएगा यहाँ पे पर्टिकुलर केमिकल बनेगा। जो केमिकल अब बनने वाला है बेटा जी, मैं कहूंगा वो केमिकल होता है बेटा जी यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर। बेटा मैंने क्या बोला, वो क्या होगा अभी देखो मैंने एक वर्ड लिखा था कि हार्मोन्स हमारे कैसे होते, प्राइमरी मैसेंजर। वो तो यहां बंधा ना, अब उस बेचारे की मजबूरी है, उस बेचारे की मजबूरी है कि वो अंदर तो नहीं जा सकता। वो अपना मैसेज कैसे लेके जाते, उसने क्या किया, यहां पे बाइंडिंग करके इसके कंफर्मेशन में क्या किया, चेंज किया, ताकि ये प्रोटीन क्या हो जाए यहाँ पे एक्टिवेट हो, और ये एक्टिवेट होकर एक और मैसेंजर को बनाए, यहाँ पे एक और मैसेज क्रिएट करे, और जो मैसेज यहाँ पे क्रिएट होगा वो फिर मेरा काम करवाएगा अंदर, वो फिर मेरा काम करवाएगा। तो मैंने कहा भाई ये मैसेंजर इसकी रिस्पॉन्स में बना है, ये उसी को ही मैसेज को आगे लेके जा रहा है। तो मैंने कहा भाई ये मैसेंजर कैसा है, सेकेंडरी मैसेंजर। तो याद रखना हॉर्मोन्स आर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मैसेंजर आर फॉर्म बाय द हॉर्मोन्स दैट आर नॉट एबल टू क्रॉस द मेम्ब्रेन। सोचो मेरे बेटा, अगर ये हार्मोन यहाँ पे एबल टू क्रॉस होता है मेम्ब्रेन को यहाँ पे, तो क्या उसे जरूरत थी किसी और को बनाने की। मतलब कुछ ऐसी बात हो रही है, मैं आपके घर के अंदर मैसेज पहुंचाना चाहता हूं, बट मेरे को आपके घर वाले अंदर नहीं घुसने दे रहे, तो मैं क्या करूं, अपने मैसेज किसी और को दूंगा, वो अंदर जाके मेरे मैसेज को क्या करेगा, वहां पे ट्रांसफर करेगा। तो प्राइमरी मैसेज तो मेरा था ना, वो तो मैं लेके आया ना यहाँ पे, पर मैं अंदर जा नहीं सकता, तो मैंने किसी और के थ्रू अपने मैसेज अंदर भेजा ना। तो मैंने जिसको मैसेज दिया है फिर वो आगे काम करेगा, तो वो जो लेके जा रहा है वो कौन है बेटा, यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर। पर ये वही बनाएगा जो अंदर खुद अंदर नहीं जा सकता, हाँ या ना। अगले वर्ड पे आते हैं, ये रिसेप्टर जो बंधे होते हैं मेम्ब्रेन से, हम इन्हें कहते हैं दीज आर द हार्मोन रिसेप्टर। मैं एक और बात भी बोलता हूं बेटा जी, ऑल्सो नोन एज, बेटा इस नाम से कोई दिक्कत है आपको, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही हमारे नीट में बनते हैं। यहाँ पे मेम्ब्रेन रिसेप्टर किस केस में प्रेजेंट होते हैं, या कौन से हार्मोन्स के लिए होते हैं, कौन से के लिए बेटा जी, यहाँ पे आपका वाटर सोलुबल वाले के लिए, लिपिड इनसोलुबल वाले के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा जी, यहाँ पे मेम्ब्रेन रिसेप्टर। क्या बोलते हैं यहाँ पे, मेम्ब्रेन, जो हमेशा प्रेजेंट होते हैं ऑन द सेल मेम्ब्रेन, हाँ या ना, पक्का। अब आपके दिमाग में पॉइंट है, सर सेकेंडरी मैसेंजर क्या है जो पैदा होता है, तो मैं कहूंगा ये अलग अलग प्रकार का होता है। इट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द सेल एंड द टाइप ऑफ द हार्मोन। ये सेल टू सेल क्या करता है, वेरी करता है, हार्मोन टू हार्मोन क्या करता है, जैसे कि आपने कहा सर साइक्लिक एएमपी, क्या बोला बेटा मैंने, साइक्लिक कैल्शियम आयन, इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, क्या नाम बोला मैंने, इनोसिटोल ये कुछ क्या है बेटा, जबकि एग्जांपल्स हैं किसके, यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर की, किसके एग्जांपल, सेकेंडरी, जो भैया जी यहाँ पे प्रोड्यूस होती है रिस्पॉन्स ऑफ द हार्मोन। किसके रिस्पॉन्स पैदा हुए, आपके हार्मोन के में, प्राइमरी मैसेंजर के रिस्पॉन्स में क्या होते हैं आपके यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। बोलेगा, समझ में आई ये बात, ये मैं किस तरह की बात कर रहा हूं यहाँ पे, वाटर सोलुबल। जल्दी से बनाओ पूरा फ्लो चार्ट, कुछ लिखवाने की जरूरत नहीं है, सब बातें देखो डायग्राम ही लिख रखी है बेटा जी मैंने।
हाँ बेटा जी। अब एक वर्ड आता है सर, ये सेकेंडरी मैसेंजर क्या करेंगे अभी यहाँ पे, तो मैं कहूंगा बेटा सेकेंडरी मैसेंजर यहाँ पे जो और आपकी इनएक्टिव एंजाइम बैठी है उनको क्या करेंगे, एक्टिव करेंगे। इनएक्टिव एंजाइम को क्या करेंगे, तो अगर ये एक बायोकेमिकल रिएक्शन करेंगे यहाँ पे और कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस परफॉर्म करके उनके इनएक्टिव एंजाइम को क्या बनाएंगे बेटा जी यहाँ पे, एक्टिव। तब मैं कहूंगा यहाँ पे आएगा बेटा जी बायोकेमिकल रिस्पॉन्स। इस वर्ड को समझना बेटा जी, ये क्या करते हैं बेटा जी, बायोकेमिकल मतलब डिफरेंट टाइप के मेटाबॉलिक क्या करते हैं, ये रिएक्शंस करते हैं और केमिकल्स का क्या होता है बेटा यहाँ पे कन्वर्जन होता है। एक केमिकल किसी दूसरे केमिकल में क्या होगा यहाँ पे कन्वर्ट होगा, या तो इनएक्टिव है तो क्या होगा एक्टिव होगा, या फिर कोई रिएक्शन होगी, कोई नए प्रोडक्ट यहाँ पे बनने का काम होगा। अब अगर सेल में अभी तक ये रिस्पॉन्स नहीं हो रहा था, ये मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा था, अब अगर वो होने लगा तो मैं कहूंगा बॉडी के अंदर क्या आएगा बेटा जी यहाँ पे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स भी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, एग्जांपल उठा लेते हैं अच्छा सा आपको समझाने के लिए। आपने कहा सर ये हार्मोन्स का हमें एग्जांपल दो कि हार्मोन्स आपके कौन से होते हैं, तो मैं कहूंगा ऐसा कोई भी हार्मोन जो भैया जी ये इस तरह से काम करता है उसका केमिकल नेचर हम पकड़ते हैं। क्या करते हैं उसका केमिकल, ये हार्मोन्स या तो बने होते हैं बेटा जी प्रोटीन के, या बने होते हैं बेटा जी पेप्टाइड के, या बने होते हैं बेटा जी पॉलीपेप्टाइड के, या बने होते हैं बेटा जी अमीनो एसिड के। हार्मोन्स के मैं केमिकल नेचर की बात कर रहा हूं बच्चा, कि कोई भी हार्मोन जो प्रोटीन का बना होगा, या पेप्टाइड का बना होगा, या पॉलीपेप्टाइड का बना होगा, अमीनो एसिड का बना होगा, या फिर कैट कोल अमाइन, कैट कोल अमाइन केमिकल का बना होगा। ऐसे हर हार्मोन का नेचर कैसा होता है, दीज आर द लिपिड इनसोल्युबल। कोई भी हार्मोन अगर किसका बना होगा बेटा जी, प्रोटीन का बना होगा किसका, पेप्टाइड का, या बना होगा पॉलीपेप्टाइड का, या बना होगा अमीनो एसिड्स का, या बना होगा कैटकोल अमाइन का। ऐसे हर हार्मोन कैसे होते हैं बेटा, जबकि वाटर सोलुबल होता है, लिपिड में इनसोलुबल। अभी मैं उनका नाम नहीं बता सकता आपको, उसका रीजन सिर्फ इतना से जैसे जैसे मैं ग्लैंड आपको पढ़ाना शुरू करूंगा मैं बताऊंगा कि हार्मोन्स कैसे हैं, लिपिड सोलुबल है या बेटा जबकि लिपिड इनसोलुबल। तो जहां जब मैं ये बोलूंगा लिपिड सोलुबल है वो अलग कैटेगरी है, लिपिड इनसोलुबल अलग हो जाएगी। तो अभी मैं अगर नाम बताऊंगा आपको वो याद भी नहीं होगा, टॉपिक के साथ साथ उन बातों को बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी एक एग्जांपल के तौर पे कह देता हूं कि आप लोग कहते हो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकलता है एस्ट्रोजन हार्मोन। क्या निकलता है, सॉरी एस्ट्रोजन हम कहते हैं एफएसएच, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है क्या होता है एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एस्ट्रोजन तो कहां से निकलता है, हमारे ओवरी से निकलता है। तो आपने कहा हम एक हार्मोन ले लेते हैं, लेट अस सपोज करके यहाँ पे कि मैं यहाँ पे हार्मोन का नाम रख देता हूं बेटा जी एफएसएच। फुल फॉर्म क्या बोली बेटा मैंने, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या बोला मैंने, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कहां से निकला ये, पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड ने कहां डाला उसे, ब्लड में। ब्लड पूरी बॉडी मेरा घूमने लग रहा है, पूरी बॉडी में वो पहुंचता किसके पास, फीमेल की ओवरी के पास। कहां पहुंचा, फीमेल की ओवरी के पास। ऐसा क्या बैठा है बेटा जी, रिसेप्टर। आपने कहा सर ये हमेशा कैसा होता है, स्पेसिफिक होता है हार्मोन के लिए, तो इसके लिए स्पेसिफिक होगा बेटा जी। आपने कहा ये सिर्फ किस पे होता है, टारगेट साइट पे, तो ये सिर्फ उसे कहां मिलेगा, ओवरी की मेम्ब्रेन पे। वहां जाके क्या हो गया, बाइंड। जैसे ही बाइंड होगा तो क्या होगा बेटा जी, आपने कहा सर जैसे ही बाइंड होगा उसकी कंफर्मेशन में क्या आएगा, चेंज। उसकी वजह से ये जी प्रोटीन क्या हो जाएगा, एक्टिवेटेड। और जैसे हो जाएगा एक्टिवेटेड क्या बनेगा, सेकेंडरी मैसेंजर। और ये कोज करेगा बायोकेमिकल रिस्पांस। बायोकेमिकल, जो वहां पे कुछ इनएक्टिव केमिकल्स है वो एक्टिवेट होंगे और वहां पे कोई नए केमिकल की क्या होगी, सिंथेसिस होगी, नए केमिकल की। और आपने कहा सर हमें दिखाई देगा यहां पे ओवरियन ग्रोथ। हमें क्या दिखाई देगी उसके रिस्पेक्ट में, ओवरी की ग्रोथ। आपने पढ़ा है 10th क्लास में सर एफएसएच जो होता है वो फीमेल की ओवरी में उनके फॉलिकल्स को क्या करता है, स्टिमुलेट करता था कि फीमेल का गैमेट बनना क्या हो जाए, शुरू हो जाए, फीमेल का गैमेट बनना शुरू हो जाए। और वहां पे आप कहते हैं सर इन रिस्पांस में वहां पे एस्ट्रोजन हार्मोन भी बनना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। पढ़ा है ना बातें, तो मैं वही कह रहा हूं, देखो अभी तक वो ओवरी काम नहीं कर रही थी, अभी तक वो ओवरी काम
बट जैसे ही एफएसएच आया उसमें साइक्लिक चेंज हुआ और उस चेंज की वजह से उसकी बॉडी में क्या आया बेटा जी, एक चेंज आया और क्या दिया उसने, उसकी ओवरीज अपने आप को ग्रो करना शुरू करती हैं, वहां पे हार्मोन बनना शुरू होता है, वहां पे फॉलिकल बनना मैच्योर होना शुरू होता है वहां पे, और फीमेल का गैमेट बन के क्या हो गया, तैयार हो गए। तभी ना हुआ जब भैया जी हार्मोन आया, अगर ना होता तो क्या ओवरी ऐसा काम करती? इसका मतलब उस टारगेट साइट ने जो काम किया वो इस हार्मोन के रिस्पांस में किया। अभी थोड़ी देर पहले आपने बात बोली थी, ये एक रिस्पांस में क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं, तो किस रिस्पांस में क्रिएट है उसकी बातें होंगी अभी आपके साथ बेटा जी यहाँ पे, और वो गया तो उसने किस प्रकार का रिस्पांस कोज करवाया हमने उसकी बातें आपको बता दी बेटा जी। तो अगर पेपर में आ जाए एफएसएच हार्मोन के एक्शन को डिफाइन करो, तो बिल्कुल यही डिफाइन करना है, सिर्फ फर्क क्या डालना है आपको, यहाँ पे नाम लिख देना क्या बेटा जी, एफएसएच, और जब लिखते हो बायोकेमिकल और फिजिकल तो वहां क्या लिख दो, ओवरियन ग्रोथ, हाँ या ना, तो वहां पे हार्मोन की जगह लिख दो एफएसएच, और ये इस तरह का लिख दो बेटा जी। ये दोनों वर्ड आपको और अच्छे अभी समझाता हूं मैं कैसे कैसे होते हैं काम। अब दिमाग में बेटा हमारे में एक पॉइंट आता है, सर ये एक मैसेज आया था, एक एफएसएच आया तो कितना काम कर देगा, कितना काम, क्या लगता है कितना काम करेगा वो बेचारा? थोड़ा सा, लॉजिक सेट होता है थोड़ा सा, पर थोड़े से काम कैसे चलेगा, हमें काम तो क्या करना है, इट मींस हमें यहाँ पे एम्पलीफाई करनी पड़ेगी चीजों को, क्या करना पड़ेगा चीजों को, तो हमें समझना है एम्पलीफिकेशन, क्या समझना है, एम्पलीफिकेशन, पक्का। अब एक हेडिंग डालो बेटा जी, एम्पलीफिकेशन ऑफ हार्मोन। मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं कैसे वो एम्पलीफाई करता है, क्या क्या चीजें होती है। एडीएच गुड़िया नहीं, लिपिड सोलुबल, आपका लिपिड हाँ लिपिड सोलुबल है गुड़िया, लिपिड सोलुबल, लिपिड इनसोलुबल है गुड़िया, लिपिड इनसोलुबल यानी कि इस तरह से काम करता है गुड़िया एडीएच। एडीएच ऐसे काम करता है, ऑक्सीटोसिन ऐसे काम करते हैं, या जो भी आपने हार्मोन्स पढ़े, कौन सा मिथाइलोकोर्टिकोइड एल्डोस्टेरोन पढ़ा था आपने गुड़िया, वो आपका कैसा लिपिड सोलुबल है गुड़िया, एल्डोस्टेरोन वो लिपिड सोलुबल है, उसका काम करने का तरीका अलग होता है बेटा जी। और बाकी एडीएच आपने पढ़ा था एक्सक्रीशन, वो बिल्कुल ऐसे ही काम करता है बेटा जी। चलिएगा शुरू करें टॉपिक को। अब सुनिएगा कैसे एम्पलीफाई करता है। मैंने ये कहा सर ये हमारा रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स था, आपने कहा सर यहां पे हमारा हार्मोन आके क्या हुआ, बाइंड कर गया, इट लीड टू कंफर्मेशन चेंज, इट लीड टू कंफर्मेशनल, उसकी वजह से यहां पे आपका एक एंजाइम क्या हो गया बेटा जी, एक्टिवेट, एंजाइम क्या हो गया, उसने क्या किया, एटीपी को बेटा जी कन्वर्ट कर दिया साइक्लिक एएमपी में, साइक्लिक, ठीक है। आपने कहा सर एक जब रिसेप्टर के ऊपर एक हार्मोन आके बाइंड करा, एक प्रोटीन क्या होता है, एक्टिवेट होता है, एक एंजाइम क्या होता है, एक्टिवेट होता है, वो बनाता है साइक्लिक एएमपी। तो सर जब ये एंजाइम एक्टिवेट होता है तो ऐसा नहीं है कि एंजाइम सिर्फ एक ही रिएक्शन परफॉर्म करता है, ए सिंगल एंजाइम परफॉर्म फॉर्मेशन ऑफ द मेनी सेकेंडरी मैसेंजर, ये क्या करता है, कई सेकेंडरी मैसेंजर को बनाता है। तो मैं ऐसा कहूंगा, सपोज कर लेते हैं ऐसे ही कि ये भैया जी हमारा एक हार्मोन था, क्या था ये हमारा हार्मोन, इसने लेटर सपोज कीजिएगा 3 बेटा जी यहां पे बनाए सेकेंडरी मैसेंजर। मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं बेटा जी आपको जस्ट समझाने के लिए, 3 इसने क्या बनाया यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर। तो आपने कहा सर ये तो क्या था, यहाँ पे हमारा हार्मोन था, और उस हार्मोन की बाइंडिंग की वजह से यहाँ पे एक एंजाइम क्या हुआ हमारे एक्टिवेट हुआ, और उसने उस एंजाइम ने यहाँ पे 3 क्या बना दिए बेटा जी, यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर बनाए। और अगर मैं इसी रेट को लेके चलता हूं कि यहाँ पे कैस्केड ऑफ द रिएक्शन चलती है, चेन ऑफ द रिएक्शन चलती है, और ये एक एक बेटा जी आगे जाके 3 को बनाने का काम करते हैं। तो देखो भैया जी, एक ने कितने बनाए 3, और 3 ने कितने बना दिए बेटा जी यहाँ पे 9, कितने बना दिए 9, और ये 9 ऐसे फिर 3 को एक्टिवेट करेंगे। तो मैं कहूंगा ऐसे ही
विद इन द मिनट और विद इन द 1 और 2 मिनट्स में यहाँ पे मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल बन के क्या हो जाते हैं, यहाँ पे तैयार हो जाते हैं। एक ने 2 बनाए, 2 ने 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे करते करते यहाँ पे क्या बनते हैं, बहुत ही ज्यादा रिएक्शन आपका एम्पलीफाई हो जाता है। रिएक्शन क्या हो जाता है? अब एक एम्पलीफिकेशन का मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। एम्पलीफिकेशन का मैं आपको उस एग्जांपल के थ्रू आपको चीज और अच्छी क्लियर हो जाएगी। हम ये नहीं कहते सेकेंडरी मैसेंजर फिर एक केमिकल रिएक्शन करता है, हमने उसका नाम बोल दिया बेटा जी, बायोकेमिकल रेस्पॉन्स कोज करता है। वो क्या कोज करता है? बायोकेमिकल रेस्पॉन्स करता है। हम फिर उसे बस सेकेंडरी के बाद आगे कोई नेमिंग करने का काम नहीं करते। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेके आपके दिमाग में और क्लियर हो जाएगा। हमने एक एग्जांपल लिया, आपने नाम सुना होगा इमरजेंसी हार्मोन, हम सुना ऐसा? आपके एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला के रीजन से, कोर्टेक्स से नहीं, किससे? मेडुला रीजन से हार्मोन निकलता है एपिनेफ्रिन। क्या निकलता है? एपी, या उसे हम बोलते हैं एड्रेनलिन हार्मोन। वो हार्मोन कहलाता है इमरजेंसी हार्मोन। क्या कहलाता है? सोचो इमरजेंसी वर्ड का क्या मतलब होता है? ट्रिपल एफ। वेरी गुड, बहुत अच्छा लड़की ने आंसर दिया। वो कैसा हार्मोन है बेटा जी? यहाँ पे ट्रिपल एफ है, फियर, फाइट एंड फ्लाइट। इसका क्या मतलब? वो कैसे तैयारी करेगा बॉडी की फियर, फाइट और फ्लाइट में? मतलब जब हमें डर लगता है तो उसके बदले रिस्पॉन्स। आई गॉट योर पॉइंट, बट आई एम आस्किंग कैसे काम करेगा वो ट्रिपल एफ में? क्या करेगा वो ट्रिपल एफ में? जल्दी करेगा। क्या करेगा वो? कैसे बॉडी को तैयार करेगा ट्रिपल एफ के लिए? वो क्या करेगा बॉडी के लिए? डिफरेंट सेकेंडरी शाबाश शाबाश, उनको एक्टिवेट करेगा। बच्चा मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, ट्रिपल एफ हो गया, फियर है, फाइट है या फ्लाइट है, इन सच रेस्पॉन्स में बॉडी को बचाने के लिए वो बॉडी में क्या करेगा? ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाएगा। पहला पॉइंट आपने बहुत अच्छा बोला। कुल मिला के मैं कहूंगा, सोचिएगा वो एनर्जी का प्रोडक्शन क्या करेगा बॉडी में बेटा जी? यहाँ पे इंक्रीज करेगा। सोच के देखो ना, आपको डर लग रहा है तो उस डर से बचने के लिए आपको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, ताकि उस स्ट्रेस को आप भजा सको वहां से। भैया जी आपको उड़ना है, पक्षी को फ्लाइट करना है, तो उसे उसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। अब से वो क्या करेगा? हमारी हार्ट बीट को तेज कर देगा। हार्ट बीट को, अब हार्ट की बीटिंग तेज होगी तो चीजों की सप्लाई ज्यादा होगी, ऑक्सीजन की सप्लाई क्या होगी? हमारे ब्रीदिंग रेट को फास्ट कर देगा। ब्रीदिंग रेट को, उससे क्या होगा सर? हमारा रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ेगा तो उससे भी क्या होगा? हमारे यहाँ पे इनटेक ऑफ वाटर, रिलीज ऑफ CO2 क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एंड थर्ड चीज, वो सेल्स में ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करवा के सेल्स में ग्लूकोज फॉर्मेशन क्या करेगा? ज्यादा करेगा। क्यों? क्योंकि सेल्स में जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है जिसका ब्रेकडाउन होने वाला है वो कौन है? ग्लूकोज है। वो कौन है? गेटिंग माय पॉइंट? और सर वो अगर ग्लूकोज है तो वो क्या चाहेगा? सेल में क्या बने? बहुत सारा एनर्जी बने, ग्लूकोज बनके तैयार हो जाए, चाहेगा। तो कैसे काम करते हैं मैं उसका आपको एक मैकेनिज्म समझाता हूं, ताकि आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी और आपको समझ में आएगा कि यस सर, इस तरह से उसने चीजें क्या कर दी आपने यहाँ पे एम्पलीफाई कर दी। शुरू करें टॉपिक को। आपने कहा सर ये है हमारी लिपिड की बायलेयर मेम्ब्रेन। बेटा ये क्या हमारी लिपिड की बायलेयर? आपने कहा सर यहां प्रेजेंट होता है हमारा मेम्ब्रेन रिसेप्टर। इस पे आके बंधा बेटा जी हमारा हार्मोन, मैंने नाम बोला एड्रिनलिन, या बेटा मैंने नाम बोला एपिनेफ्रिन। ठीक है, ये जैसे इसके साथ बंधा, इट कोज द कन्फर्मेशन चेंज विद इन द साइटोसोल सरफेस। उसने उसमें क्या कोज किया बेटा यहाँ पे? कन्फर्मेशनल चेंज। आपने कहा सर ये जो है वो क्या है? यहाँ पे आपकी जी प्रोटीन है। क्या है बेटा? जी प्रोटीन। इसके साथ सर बंधा होता है हमारा दूसरा एंजाइम। क्या बंधा होता है हमारा दूसरा? इस एंजाइम का नाम है एडिनाइल साइक्लेज। फिलहाल नॉर्मल कंडीशन सोचो, ये हार्मोन यहां नहीं बंधा है, ये जी प्रोटीन, ये एडिनाइल साइक्लेज, सब कुछ बेटा जी यहाँ पे इनएक्टिव बैठा हुआ है। सब कुछ क्या है यहाँ पे? कोई काम नहीं हो रहा सेल में। जैसे ये यहां के बाइंड हुआ, इट कोज कन्फर्मेशनल चेंज विद इन दिस प्रोटीन। इसमें अगर बदलाव आया ना बेटा, तो इस प्रोटीन में भी क्या आया? अब तक ये एंजाइम क्या था आपका? इनएक्टिवेटेड। क्या था यहाँ पे? नाउ एज द कन्फर्मेशन occur, as the changes occur, it get activated, it get activated। और इसने एक्टिवेट होके क्या क्या बेटा जी यहाँ पे ATP को कन्वर्ट कर दिया साइक्लिक AMP में। साइक्लिक
और आपने कहा सर ये बन गया सेकेंडरी मैसेंजर। अब सोचिएगा, ये कोई एक ही को काम नहीं, ऐसे तो बहुत सारे बनाएगा नहीं, सेवरल्स क्या बनाएगा यहाँ पे, साइक्लिक एएमपी, सेवरल्स क्या बनाएगा, साइक्लिक AMP। और एक साइक्लिक एएमपी क्या करेगा बेटा जी, एक्टिवेट अनदर एंजाइम नोन एज प्रोटीन काइनेज, एक्टिवेट अनदर एंजाइम नोन एज प्रोटीन, Kinase। उसको उसने क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया। प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट फॉस्फोराइलेज एंजाइम, बेटा उसने किसको एक्टिवेट कर दिया, फोस्फो। ये सब कुछ बना हुआ है सेल में, सब कुछ बना हुआ, बट ये सब चीज कैसी पड़ी है बेटा जी, यहाँ पे इनएक्टिवेटेड है, सब कुछ कैसा है, Inactivate। उस इनएक्टिव को क्या कर रहा है यहाँ पे, एक्टिव। इस फॉस्फोराइलेज ने बेटा जी एक्टिवेट कर दिया ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज एंजाइम, उसने किसको एक्टिवेट कर दिया यहाँ पे, ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज एंजाइम को। अब इस जनाब ने क्या किया, ग्लाइकोजन के ऊपर बेटा जी फॉस्फेट जोड़ा और उसे क्या बनाया बेटा जी यहाँ पे, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, क्या बनाया बेटा, ग्लूकोज 1, Phosphate। और ये बेटा जी फर्दर ब्रेक डाउन हो गया ग्लूकोज प्लस में फॉस्फेट में, और सेल में क्या बन गया बेटा, एंजाइम ऑलरेडी प्रेजेंट था, एंजाइम ऑलरेडी प्रेजेंट, था। बट किस फॉर्म में था बेटा जी, इनएक्टिव फॉर्म में था। किस फॉर्म में था, Inactive। जैसे ये मैसेंजर आया वो बाइंड करता है, पूरा कंफर्मेशन में चेंज करता है, और ये सारी घटनाएं क्या होती है वहां पे घटित होती है, और ग्लाइकोजन क्या बन जाता है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बन जाता है। ग्लाइकोजन क्या बन जाता है, ग्लूकोज 1, Phosphate। और सर ये क्या बन गया, फिर ग्लूकोज बन गया। मैं आपको बताओ बेटा जी, विद इन 1 to 2 मिनट्स, कितने मिनट बेटा जी, 1 से, 2 it lead to formation of approx 100 million glucose molecule within target cell। उसने एक सेल में 1 से 2 मिनट में कितने ग्लूकोज बना दिए, 100 सोचो सेल तैयार है लड़ाई के लिए, इमरजेंसी के लिए तैयार है या नहीं है, Yes, sir। क्योंकि सेल को अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ज्यादा मिला, हार्ट बीट तेज हो चुकी है, ऑक्सीजन प्रॉपरली मिलेगा, ग्लूकोज का होगा बेटा जी यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन, अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या बनेगी वहां पे, ज्यादा बनेगी, और अगर वो ज्यादा बनेगी तभी तो बेटा जी आप यहाँ पे लड़ने के लिए, फाइट के लिए, फियर के लिए, लड़ने के लिए, सबके लिए क्या होंगे बेटा जी यहाँ पे तैयार होंगे। अरे हाँ या ना, ये मैंने बताया कि रिएक्शन क्या हो रहा है बेटा जी यहाँ पे, एम्पलीफाई हो रहा है। जैसे मैंने एक में कहा था, सपोज करके चलो इसने बेटा जी 3 एंजाइम एक्टिवेट किए, मतलब इसने यहाँ पे 3 क्या बनाए, साइक्लिक। अब अगर ये एक यहाँ 3 का काम कर रहा हूं, 3 का ही रेशियो लेके चलते हैं, एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूं बेटा, यहाँ पे एग्जांपल के, इसने 3 साइक्लिक एमपी बनाए, तो 3 ये 3 बनाएंगे, मतलब ये कितने बनेंगे, 9, ये 9 से कितने बनेंगे, 27, 27 को 3 से मल्टीप्लाई करिए इतना बनेगा, और ये इस तरह से एम्पलीफाई होकर बहुत सारी चीज बनेगी यहाँ पे, हाँ या ना। Yes, sir। तो हम कहते हैं कि रिएक्शन में ऐसा नहीं होता कि एक एंजाइम एक ही चीज बनाता है, ये मैसेज एक था, बट इसकी रेस्पॉन्स में यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर क्या बनते हैं, बहुत ही ज्यादा बनते हैं, और वो अपने रेस्पेक्ट में क्या खोज करते हैं, बायोकेमिकल रेस्पॉन्स। अब देखो, सोच कर देखो, उन वर्ड्स को समझ कर देखो, ये सेकेंडरी मैसेंजर बना, ये जो भी यहां पे काम हुआ, ये रेस्पॉन्स क्या है बेटा जी आपके यहां पे, बायोकेमिकल रेस्पॉन्स। अरे हाँ या ना, Yes, sir। आपने कहा सर यहां तक की पूरी बात कीजिएगा, बॉडी में ग्लूकोज बन के तैयार हो गया, सबका सबका एक बायोकेमिकल, Response। सब डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हुए, और इनएक्टिव फॉर्म क्या बनी यहां पे, एक्टिव बनी, और एंड प्रोडक्ट क्या बन गया सेल में, Glucose। और जैसे सेल में ग्लूकोज बन गया, नाउ द सेल इज रेडी फॉर द एक्शन,
और ये रेस्पिरेशन करके यहाँ पे एनर्जी बना के अपने वर्क को क्या करेगी, यहाँ पे परफॉर्म करेगी, वर्क को क्या करेगी, और आपको दिखाई देगा इसके बाद क्या आ जाएगा, फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स आ जाएगा। फिजियोलॉजिकल समझ में आया बेटा जी? पक्का। साइक्लिक एएमपी, हाँ, ये जो है ये 3 बार डिवाइड करती है। मैं ऐसा कब कहूँ 3 बार डिवाइड करती है? आपने कहा 3। मैं एक एग्जांपल लेके कह रहा हूँ कि ये एंजाइम जो है, एक एंजाइम बन रहा है सेल में, उस एंजाइम ने एक रिएक्शन को परफॉर्म किया, सपोज कीजिए एक साइक्लिक एएमपी बन गया बेटा जी, तो उसके बाद वो एंजाइम क्या करेगा, और एटीपी को कैसे कन्वर्ट करेगा। तो ऐसे साइक्लिक एएमपी तो बहुत सारे बनेंगे ना सेल के अंदर बेटा जी। मतलब ऐसा कोई रेशियो नहीं होता ना, इतना ऐसा कोई रेशियो नहीं, हम ही कहते हैं, हम ऐसे कहा कि ये अपने आप को एम्पलीफाई करते हैं, क्या करते हैं अपने आप को, ताकि रिस्पॉन्स कैसा है वहां पे आपका ज्यादा आए। तो मैंने इसलिए आपको डाटा में बात बोली यहाँ पे कि ये साइक्लिक एएमपी जो बन रहा है ये हार्मोन एक आया है, बट साइक्लिक एएमपी तो एक नहीं बनाना। साइक्लिक एएमपी तो एक, ये हर एंजाइम की अपनी एक हाफ लाइफ होती है, हर एंजाइम की अपनी एक, कि वो जब तक डिस्ट्रॉय नहीं होगा वो अपने काम को करता रहेगा। तो आपने कहा सर ये एंजाइम यहाँ पे जब तक क्या करेगा, सारे एटीपी को क्या बनाएगा, यहाँ पे साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करेगा, यहाँ पर क्या बनेगा आपका बेटा जी, यहाँ पे साइक्लिक मैसेंजर बन गए। आप सोचो ये मैसेंजर यहाँ पे 100 से 200 बन गए, 100 से, तो अब ये भी उसी रेस्पेक्ट में 100 से 200 बनाएगा अगले। अब ये एक ने 100 से, ये 100 से 200 बने, अब ये अगर एक 100 का एक्टिवेट करेगा, सोचो अगर ये 100 कितनों को एक्टिवेट करने वाला है यहाँ पे, फिर उसका एक अगर 100 का एक्टिवेट करेगा तो वो कितनों को करने वाला है, क्योंकि यहाँ तो एक है एक्टिवेट करने वाला, कौन, यहाँ पे एडेनाइल साइक्लेज। अगर वो अकेला 100 का एक्टिवेट कर रहा है तो ये तो यहाँ पे 100 बने हैं ना, वो 100 बार एक्टिवेट में जाएंगे बेटा जी यहाँ पे। इस तरह से रिएक्शन क्या होगा, अपने आप को यहाँ पे एम्पलीफाई करेगा, अपने आप को क्या करेगा, नंबर को इंक्रीज करेगा, ताकि रिस्पॉन्स कैसा आ सके, यहाँ पे ज्यादा आ सके। इसलिए मैंने आपको फाइनल डाटा दिया कि 1 से 2 मिनट के अंदर यहाँ पे 100 मिलियंस क्या बन गए बच्चा, आपके यहाँ पे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बन गए, 100 मिलियन ग्लूकोज बन गया। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है? उतारो जल्दी से इसे। मतलब हार्मोन अंदर जा ही नहीं रहा है, वो जस्ट रिसेप्टर पे बाइंड करके ही सारा खेल खेल रहे हैं। इस केस में हमेशा आपको याद रखना है, दीज हार्मोन ऑलवेज प्रोड्यूस ए सेकेंडरी मैसेंजर। क्या लगता है इन हार्मोन का इफेक्ट जल्दी आएगा या लेट आएगा? क्यों लेट आएगा? नहीं, जल्दी आएगा। क्यों जल्दी आएगा? क्योंकि ये जल्दी से एम्पलीफाई हो जाएंगे। हाँ नहीं, ये आंसर नहीं बच्चे, ये आंसर लेट क्यों आएगा? कन्फर्मेशन चेंज करने में टाइम लग जाएगा। अरे बढ़िया नहीं, ऐसा नहीं है बढ़िया, चेंज सर, क्योंकि ब्लड को टारगेट ऑर्गन पे ढूंढना पड़ेगा। नहीं नहीं, हम बात कर रहे हैं बच्चा बाइंड होने के बाद ये एक्शन कैसे लेके आएगा, स्लो या लेट, स्लो या जल्दी, क्विक? जल्दी नहीं, क्यों आप जल्दी से कह रहे हो यहाँ पे? क्योंकि एम्पलीफाई हो जाते हैं। हाँ बच्चा, हम एम्पलीफाई वर्ड ना बोलकर हम एक बात बोलते हैं भैया, इसने क्या कुछ नई चीज बनाई सेल में? नहीं, इसने ऑलरेडी बनाई चीजों को क्या किया इसने? एक्टिवेट। अगर कोई हार्मोन ऐसा है जो मेरे जीन्स के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है, किसको? जीन्स के जो जीन के पास जाएगा, बाइंड करके जीन को एक्सप्रेस करा के पहले आरएनए बनाए, फिर प्रोटीन बनाए, फिर वो प्रोटीन अपने काम को करे, तो उस काम को होने में क्या लगने वाला है? टाइम लगने वाला है। ये इनएक्टिव फॉर्म को क्या बनाता है? एक्टिवेट।
तो यहां पे जो एक्शन होता है वो कैसा होता है, फास्ट होता है। दीज आर द फास्ट एक्टिंग हार्मोन। एम्पलीफाई इज ए गुड वर्ड, बट पॉइंट इज कि वो यहाँ पे हर एक इनएक्टिवेट चीज को क्या बना रहे हैं यहाँ पे, एक्टिवेट कर। वो नई चीज को बनाने में जो टाइम लगने वाला वो तो नहीं कर रहा ना यहाँ पे। अगर ऐसा होता वो इन एंजाइम्स को बनवाता, इन एंजाइम्स को, तो इट्स टेक टाइम। तो स्टार बना के लिखना बेटा जी, बाद में बताइए। बोले बेटा, लिखो बेटा जी, दीज आर फास्ट एक्टिंग हार्मोन as they do not interfere with the gene expression, as they do not interfere with the gene expression and activate the inactive enzymes and activate the inactive enzymes. Activate the inactive enzymes. हो गया बेटा जी। अगला लिखिएगा लिपिड सोलुबल हार्मोन। हाँ जी, कितने ग्लूकोज, मतलब ग्लाइकोजन टूट कितने ग्लूकोज को रिलीज कर देता है गुड़िया। बन यहाँ कुछ भी नहीं रहा गुड़िया, ग्लाइकोजन बना हुआ है सेल में, ग्लाइकोजन टूट के क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है गुड़िया। ये हो रहा है, हम उसके एंजाइम्स को एक्टिवेट कर रहे हैं, उसे तैयार करते हैं तोड़ने के लिए बेटा। आपने कहा सर लिपिड सोलुबल हार्मोन अब कैसे काम करेंगे, देखिएगा बेटा जी। सबसे पहले आपने कहा सर ये है सेल मेम्ब्रेन। एज यू ऑल नो लिपिड का बाइलेयर स्ट्रक्चर है बेटा जी। ठीक है बेटा जी। सपोज कीजिए कि मैं कह रहा हूं ये हमारा कोई हार्मोन है जो लिपिड में सोलुबल है, जो लिपिड में, तो जो लिपिड में सोलुबल होती है इट इजिली क्रॉस दी मेम्ब्रेन। वो किसे क्रॉस कर लेगा बच्चा, ये मेम्ब्रेन को आपका क्रॉस कर लेगा। तो डू यू थिंक इसे मेम्ब्रेन रिसेप्टर की जरूरत है? नहीं। क्या इसे मेम्ब्रेन रिसेप्टर की जरूरत है? नहीं। तो फिर मैं कहूंगा इसके पास मेम्ब्रेन रिसेप्टर क्या है बेटा जी, एब्सेंट है। आपने कहा सर ये सेल के अंदर आएगा और ये सेल में हमने कहा न्यूक्लियस है, ये सेल में क्या है बेटा जी, आपने कहा सर न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन भी कैसी होती है, बाइलेयर। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन वो भी कैसी है फिर आपकी बाइलेयर, लिपिड की बनी मेम्ब्रेन। तो आपने कहा ये है सर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये या तो इनके ऊपर कोई बधा होता है रिसेप्टर, या फिर भैया जी इनको भी क्या करते हैं बेटा जी यहाँ पे क्रॉस करते हैं। ठीक है, और यहां बैठा होता है बेटा जी रिसेप्टर, यहां बैठा होता है रिसेप्टर। ये इसके साथ क्या करते हैं बेटा जी, खुद को बाइंड करते हैं। ठीक है, तो आपने कहा सर ये बन गया रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स। क्या बन गया बेटा जी आपका, रिसेप्टर हार्मोन। आपने कहा सर न्यूक्लियस के अंदर तो हमारा डीएनए प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बेटा जी, हमारा डीएनए। आपने कहा सर ये है हमारा जेनेटिक मटेरियल, उसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन। मान लीजिएगा यहां से यहां तक कोई क्या है, हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो अभी एक्सप्रेस नहीं हो रही है। ये कॉम्प्लेक्स साहब यहां जाके क्या होगे, बाइंड हुआ। तो आपने कहा कॉम्प्लेक्स गेट बाइंड विद द डीएनए, और उसकी बाइंडिंग की वजह से जीन अपने आप को क्या करता है बेटा जी, एक्सप्रेस। तो आप कहोगे सर ये एक्सप्रेस करके क्या बनाएगा यहाँ पे, आरएनए। क्या बनाएगा, आरएनए।
आपने कहा सर ये मैसेंजर आरएनए बनेगा। क्या बनेगा? मैसेंजर आरएनए, जो आगे जाके क्या बनाएगा बेटा जी? प्रोटीन। क्या बनाएगा बेटा जी? प्रोटीन। और आपने कहा सर ऑल एंजाइम आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, और ये प्रोटीन अभी तक इस बॉडी में नहीं बन रहा था, अब इस सेल में ये बन गया, तो आपने कहा सर ये कोज करेगा भी यहां पे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, ये शो करेगा। पक्का समझ में आई बात? दोनों के एक्शन में एक बात को समझ के देखो, इसने यहां पे जीन के एक्सप्रेशन के साथ में क्या किया? इंटरफेयर किया। वहां पे आपने लिखा है तो जीन एक्सप्रेशन इंटरफेयर नहीं करता है, ये किससे इंटरफेयर करता है? जीन की एक्सप्रेशन से। और इनएक्टिव जीन को क्या करता है? एक्टिवेट करता है कि भैया जी वो क्या बना सके, यहां पे अपने जीन को एक्सप्रेस करके आरएनए बनाए। वो आरएनए आगे क्या बनाता है? प्रोटीन। और वो प्रोटीन फिर एक फंक्शन को क्या करता है? वहां पे परफॉर्म करता है। मतलब सोचिएगा, जीन का पहले आरएनए बनना, वहां प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन, फिर आरएनए से प्रोटीन बनना, प्रोसेस वहां होता है ट्रांसलेशन। ये दोनों होने में तो टाइम लगेगा ना बेटा जी? अरे हाँ या ना? राइबोसोम इज द प्रोटीन फैक्ट्री, राइबोसोम इज द प्रोटीन, उसके पास अमीनो एसिड्स ट्रांसफर होंगे, फिर वहां पे प्रोटीन बनने का काम होगा। तो ये सब काम बहुत स्लोली होने वाले। तो इस हार्मोन का इफेक्ट कैसा आता है बेटा? बहुत ही स्लो आता है, बट लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है इसका। कैसा होता है? लॉन्ग लास्टिंग। पक्का बात समझ में है बेटा जी? ये वो हार्मोन जो अंदर क्रॉस कर जाएंगे। तो इसके केस में पूछे कैसे रिसेप्टर्स हैं, तो आप कहोगे वो सेल के अंदर बैठे हैं बेटा जी। क्या बैठे? सेल के। तो आप कहोगे इस केस में होते हैं हमारे इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर। क्या होती है? इंट्रासेलुलर। इसमें क्या हमें मेमोरी रिसेप्टर की जरूरत है? तो आंसर क्या होगा? नो। तो क्वेश्चन की गंभीरता को समझो, क्वेश्चन के पॉइंट को समझो। आपने कहा था मेम्ब्रेन रिसेप्टर किस केस में चाहिए आपको? लिपिड इनसोल्युबल हार्मोन में। और जो आपके लिपिड सोल्युबल है वहां कैसे रिसेप्टर्स होते हैं? इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं। कैसे होते हैं? इंट्रा। पक्का। आपको अक्सर इसका हार्मोन क्या है, तो मैं इसका एग्जांपल क्या है, तो मैं कहूंगा बेटा जी स्टीरॉयड हार्मोन। कौन से हार्मोन बेटा जी? अब आप कहोगे सर ये हार्मोन कौन कौन से? तो सुनना बेटा जी, यहां पे जो हमारे गोनाड से आते हैं, लाइक एंड्रोजन, लाइक एस्ट्रोजन, लाइक प्रोगेस्टेरोन। ठीक बात है। आपने कहा सर हमारे आते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स से। एड्रिनल, यहां पे 3 तरह के हार्मोन आते हैं, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, मिनरलो कोर्टिकोइड्स, सेक्स कोर्टिकोइड्स। ये 3 तरह के आते हैं। इनके अलावा एक नाम आपको और याद रखना है, हमारे थायराइड ग्लैंड से आता है बेटा जी आयोडो थायरोनिन। इनके अलावा हमारी बॉडी में जो भी हार्मोन है सारे के सारे कैसे हैं बेटा जी? हमारे यहाँ पे लिपिड इनसोल्युबल। तो आपको याद रखना है लिपिड सोल्युबल वाले के एग्जांपल कौन कौन से बेटा जी? एंड्रोजन, एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन। ठीक है, यही 3 है बेटा जी सेक्स कोर्टिकोइड्स। मेनली एंड्रोजन और एस्ट्रोजन क्या है बेटा जी? हमारे सेक्स कोर्टिकोइड। यहां पे निकलता है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, यहां पे नाम आएंगे कोर्टिसोल, कोर्टिसोन हार्मोन का। और यहां पे आपने एग्जांपल पढ़ा था बेटा जी आपका एल्डोस्टेरोन। क्या नाम पढ़ा था आपने? एल्डो। ये है आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन, जो कैसे बने होते हैं? आपके स्टीरॉयड के बने होते हैं। आपका एक हार्मोन है जो स्टीरॉयड का नहीं होता है, जो स्टीरॉयड का नहीं होता है, इसके साथ ग्रुप लगा होता है जो इसे लाइक बनाता है, लिपिड मेम्ब्रेन को क्या कर जाए? यहाँ पे क्रॉस कर जाए। तो मैं कहूंगा वो है बेटा जी आयोडोथायरोन, बट इट इज नॉट ए स्टीरॉयड हार्मोन। तो मैं इसे यहां ना लिख के मैं अलग से इसका नाम लिख दूंगा। और मतलब इन एक्शन का, इनका एक्शन ऐसा होता है, बाकी जो भी बचेंगे आपके, जो भी नाम आपको सुनने के लिए, सब किस कैटेगरी में आएंगे? लिपिड इनसोल्युबल वाले। पक्का। तो इनका एक्शन कैसा होता है बेटा जी आपका? यहाँ पे स्लो। कैसा आएगा यहाँ पे? तो दीज आर स्लो एक्टिंग हार्मोन, बट इनका एक्शन क्या होता है? लॉन्ग लास्टिंग होता है।
तो लिख लेना नीचे स्टार बना के बेटा, दीज आर स्लो एक्टिंग हार्मोन और इनका रिस्पॉन्स होता है डिले, उनका क्विक होता है, इनका डिले होता है, आप ऐसा लिख सकते हैं। तो ये कितने देर तक एक्शन शो कर सकता है? मतलब जब तक ये प्रोटीन्स बन के बॉडी में स्टेबल रहेंगे गुड़िया, तब तक अपना काम करता रहेगा गुड़िया। उसके केस में ये होता है कि जो आपके एंजाइम्स बने उनके टी हाफ कम होते हैं, वो जैसे वहाँ पे इनएक्टिवेट हो जाते हैं, वो एक्शन भी क्या हो जाएगा वहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो दोनों के टाइम पीरियड को कंपैरिजन करते हैं, इनका कैसा होता है लॉन्ग लास्टिंग, उनका कैसा होता है कम टाइम के लिए होता है कंपेरेटिव इनसे। चले बेटा, ओके। हाँ जी चले बेटा जी, अब बात करते हैं सर हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड में कौन कौन से हमारे ग्लैंड आते हैं। तो हम आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट आपको देते हैं किसके बारे में बेटा जी, अबाउट दी हाइपोथैलेमस। पहला हमारा ग्लैंड कौन सा था, हाइपोथैलेमस। आपने एक वर्ड पढ़ा है पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या आपका यहाँ पे पढ़ा है आप लोगों ने। तो अब हम उसके आगे की बात को आगे चलाते हैं। चलो कर लेते हैं आज का टॉपिक, कोई दिक्कत नहीं, उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालो बेटा जी, टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। टाइप ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड। और पहला ग्लैंड है बेटा जी हमारा हाइपोथैलेमस। पहले तो मुझे ये पॉइंट बताओ, हाइपोथैलेमस क्या है, कहां प्रेजेंट है, किसका पार्ट है ये? वेरी गुड, इट इज द पार्ट ऑफ ब्रेन। ये किसका पार्ट का ब्रेन, पार्ट का ब्रेन है, सॉरी ब्रेन ऑफ द, पार्ट ऑफ द ब्रेन है ये। अब पॉइंट आता है सर कौन से ब्रेन का पार्ट है, तो आप ये कहते हो हमारा ब्रेन तीन प्रकार का होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर एक वर्ड आता है डाइंसेफ्लॉन केविटी। क्या आता है डाइंसेफ्लॉन? उस केविटी का जो फ्लोर होता है, क्या होता है, फ्लोर होता है, उस फ्लोर का नाम क्या होता है बेटा जी यहाँ पे आपका हाइपोथैलेमस। तो मैंने बोला फोर ब्रेन होता है, उस फोर ब्रेन के एक पार्ट होता है, नाम क्या बोला बेटा जी मैंने यहाँ पे, डाइंसेफ्लॉन। डाइंसेफ्लॉन, इसका जो फ्लोर होता है, इसका जो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी यहाँ पे, हाइपोथैलेमस। तो आपको जब मैंने चैप्टर की शुरुआत की तो मैंने एक वर्ड आपको समझाया था कि दो प्रकार का बेटा जी कोऑर्डिनेशन होता है, या तो न्यूरल या फिर क्या बेटा जी आपका यहाँ पे केमिकल। तो आप ये कह सकते हो हाइपोथैलेमस इज एक्चुअली ए कनेक्शन बिटवीन द न्यूरल एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन का जो कनेक्शन है, वो कनेक्शन कौन है बेटा जी, हाइपोथैलेमस। दोबारा वर्ड को सुनना भाई, ब्रेन इज द पार्ट ऑफ द न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ब्रेन इज द पार्ट ऑफ न्यूरल कंट्रोल एंड, अब मेरी बॉडी में पढ़ क्या रहा हूं यहाँ पे, केमिकल कंट्रोल एंड, तो सर न्यूरल का ही कंट्रोल है किसके ऊपर, हमारे केमिकल के ऊपर। न्यूरल का ही कंट्रोल है हमारे केमिकल के ऊपर, क्योंकि हमारा जो मास्टर ग्लैंड है उसका नाम क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड। उसका मास्टर कौन है बेटा जी यहाँ पे, हाइपोथैलेमस। मास्टर ग्लैंड का मास्टर कौन है,
मास्टर ग्लैंड हमारी बॉडी के बाकी ग्लैंड्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है, और ये उस मास्टर ग्लैंड को क्या करता है, कंट्रोल। जबकि खुद क्या है बेटा जी, एक आपका यहाँ पे ब्रेन का पार्ट है। ये खुद किसका पार्ट है, ब्रेन का पार्ट। तो मैंने कहा इट इज द कनेक्शन बिटवीन द न्यूरल एंड द केमिकल कोऑर्डिनेशन का एक कनेक्शन है बेटा जी। ठीक बात है। आपने कहा सर ये केमिकल निकालता तो ये किसका बना होता है, जैसे हम कहते हैं ब्रेन तो बना होता है न्यूरॉन्स का। ब्रेन किसका बना होता है, न्यूरॉन। छोटी क्लास में हमने बातें की है, न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। सही बोले बात को। वैसे आपने कहा सर ये किसका बना है, तो मैं कहूंगा यहां पे आंसर थोड़ा चेंज हो जाता है, इट इज मेड अप ऑफ न्यूरो सिक्रेटरी सेल। न्यूरो, अब आप कहोगे सर ये नया नाम क्या है, तो देखो नाम को हमने दो हिस्सों में जोड़ दिए। These are neuron like secretory cell. These are स्ट्रक्चर में न्यूरॉन की जैसी है, बट इनका काम है सिक्रेशन करना, और जो सिक्रेशन करता है वही तो ग्लैंड है, जो सिक्रेशन करता है वही तो these are the neuron secreting cell. These are neuron like secreting cell that secrete the specific hormones or the chemical that regulate the activity of the pituitary gland. तो आपने कहा सर ये सेल्स यहां पे सिक्रेट करती है हॉर्मोन्स को, और ये हार्मोन रेगुलेट करते हैं एक्टिविटी ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। अब छोटा सा पॉइंट में चेंज कर देते हैं सर, पिट्यूटरी ग्लैंड आगे जाके पढ़ोगे, हमारे दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट है एंटीरियर लोब, एक पार्ट है यहाँ पे पोस्टीरियर लोब। एक नाम क्या है एंटीरियर लोब, एक नाम क्या है पोस्टीरियर। तो ये हार्मोन्स जो निकलते हैं ये सिर्फ एक लोब को कंट्रोल करते हैं, किसको बेटा जी, यहाँ पे एंटीरियर लोब को। दे डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर द पोस्टीरियर। तो मैंने कहा regulate functioning of anterior lobe of pituitary gland। anterior lobe of the pituitary ग्लैंड को रेगुलेट करते हैं। याद रखना पोस्टीरियर लोब से इनका कोई लेना देना नहीं। उसका कंट्रोल कैसा होता है बातें हम करेंगे, सीधा न्यूरल कंट्रोल में होगा, उसका केमिकल कंट्रोल नहीं होने वाला। ठीक बात है। तो आपसे कहा जाए कि हाइपोथैलेमस कंट्रोल विच पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, तो क्या बोलोगे एंटीरियर लोब। इस एंटीरियर लोब का नाम होता है एडिनोहाइपोफाइसी। क्या नाम होता है बेटा जी, एडिनोहाइपोफाइसी। इसके एक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। यहां तक की बात सही है, पक्का। अगले पार्ट में आते हैं। अब एक बात मैं पूछूं आपसे रिगार्डिंग द सर्कुलेशन, ये हार्मोन्स यहां तक कैसे पहुंचते हैं। आप कहोगे सर थ्रू दी ब्लड, तो मैं उस टाइप ऑफ सर्कुलेशन की बात करना चाहता हूं, ये यहां पे कैसे पहुंचते हैं। आपको मैंने टाइप ऑफ सर्कुलेशन पढ़ाया था, याद है टाइप ऑफ सर्कुलेशन। हाँ बच्चा वो नहीं, आपने ह्यूमन में ही मैंने टाइप ऑफ सर्कुलेशन आपको पढ़ाया था बेटा, कैसे कैसे सर्कुलेशन था। जैसे मैं एग्जांपल आपको दिखाऊं, डबल सर्कुलेशन, जहां पर आपने कहा था पल्मोनरी सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, ऐसे एक सर्कुलेशन आपने पढ़ा था। जैसे मैंने कहा था कोरोनरी सर्कुलेशन, जब हार्ट खुद को ही सप्लाई करता हो क्या बन जाता है, कोरोनरी। ऐसा एक सर्कुलेशन आया था। याद है पोर्टल सर्कुलेशन, पोर्टल ऑर्गन टू ऑर्गन, उसका नाम क्या था, वहां पे मैंने तीन आपको नाम बताए थे, रीनल पोर्टल, हेपेटिक पोर्टल, और एक आया था हाइपोफाइशियल पोर्टल। क्या आया था, हाइपो। डोंट यू थिंक एडिनोहाइपोफाइसी वही पोर्टल सिस्टम का पार्ट बनने वाला है। तो मैं कहूंगा बेटा जी ये हार्मोन्स यहां पहुंचते हैं थ्रू दी पोर्टल वेन, थ्रू दी पोर्टल। पक्का, यहां मैं लिख दूं उसका नाम, हाइपोफाइशियल पोर्टल। पक्का, हाँ कि ना, ये नाम याद रखो बेटा, बार बार यूज होंगे। तो आपने कहा सर ये पोर्टल वेन के थ्रू वहां तक जाएंगे, किस पार्ट तक, अप टू द एंटीरियर लोब तक। ठीक बात है। अब पॉइंट आता है सर इससे कितने हार्मोन्स निकलते हैं और कितने टाइप के हार्मोन्स निकलते हैं। हमने वर्ड बोला बेटा जी, हाइपोथैलेमस से टोटल हार्मोन निकलते हैं 9 हार्मोन। कितने हार्मोन निकलते हैं,
9 वो 9 हार्मोन में से 3 हार्मोन तो पेयर में है और 3 क्या है बेटा जी, सिंगल है। तो आई थिंक डाटा क्लियर होना चाहिए। 3 तो किसमें बेटा जी, पेयर में। तो पेयर में हो गए मतलब 2-2 हैं, तो कितने हो गए 6। और आपने कहा सर 3 सिंगल है, वो कैसे हो गए 9, हाँ या ना। तो अपने टोटल कितने हार्मोन है, 9 हार्मोन है। कहां से निकलते हैं, हाइपो। अब कहोगे सर कितने, किस टाइप के हार्मोन निकलते हैं, तो आपने कहा सर टाइप ऑफ हार्मोन। क्या बोला आपने, टाइप ऑफ। तो यहां से बच्चा 2 तरह के हार्मोन निकलते हैं। एक को हम बोलते हैं रिलीजिंग हार्मोन, क्या बोलते हैं, और एक को हम बोलते हैं बेटा जी इनहिबिटरी हार्मोन। नाम को समझना, एक्टिवेट एंटीरियर लोब of pituitary gland to secrete their hormone। ठीक बात है बेटा जी। यहां पे आपने कहा inhibit anterior lobe of pituitary gland and stop their secretion। नाम समझ में आता है सर। 3 सॉरी कैसे हार्मोन, या तो वो किस कैटेगरी में आता है, रिलीजिंग हार्मोन, मतलब वो एक्टिवेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि भाई आप अपना हार्मोन निकाल दो, या फिर क्या कहता है उसे, वो इनहिबिट करता है कि भाई अपना हार्मोन निकालना बंद कर दो। कुल मिला के रेगुलेट करता है फंक्शनिंग ऑफ द एंटीरियर ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। उसको क्या कर रहा है बच्चा, वो रेगुलेट करते हैं। रेगुलेट वर्ड मैंने आपको समझाया था पहली क्लास में। ये उसे क्या करता है, एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल। बॉडी को जरूरत है तो निकाल, नहीं जरूरत है रोक दे। एडजस्ट करो अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल्स, उन बदलते हालातों के हिसाब से क्या करो, खुद को एडजस्ट करो। तो ये रेगुलेट करते हैं किसकी, फंक्शनिंग ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड की, हाँ या ना बेटा जी। आपने कहा सर अब यहां एक वर्ड को समझो, मैंने कहा 3 पेयर में है। इस पेयर वर्ड का क्या मतलब समझे बेटा जी, 2 साथ साथ नहीं बेटा। मैं कहूंगा ये हार्मोन आया, वो तो था रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। यहीं से दूसरा हार्मोन आया जो कैसा है यहाँ पे आपका इनहिबिटरी हार्मोन। तो मैं कहूंगा एक ही हार्मोन्स के रिलीज के लिए एक पेयर ऑफ हार्मोन आते हैं बेटा। ये हार्मोन आए तो क्या कहता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि भाई रिलीज कर इसको। ये जब आता तो क्या कहता है, बस रुक जा मत कर सीक्रेट उसे। तो ये क्या हो गया, पेयर हो गया ना, कि एक ही हार्मोन यहां से निकलने वाला पिट्यूटरी ग्लैंड से, उसके लिए हाइपोथैलेमस से कितने हार्मोन आ रहे हैं, 2 हार्मोन आ रहे हैं। या तो उसका रिलीज करवाते हैं या फिर उसके रिलीज को रोकते हैं, हाँ है ना। मैं कहूंगा 3 ऐसे हार्मोन जिनका सिर्फ कैसा हार्मोन होता है बेटा जी, आपका रिलीजिंग हार्मोन होता है। उनका इनहिबिशन वो खुद करते हैं, इनहिबिशन वो उसको बोलते हैं ऑटो फीडबैक, या कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म, कि जब उनका लेवल बॉडी में बढ़ जाता है तो खुद को क्या कर लेते हैं बेटा जी, यहाँ पे इनहिबिट कर लेते हैं अपने सिक्रेशन को। यहाँ पे ये बातें अभी जब मैं इसके साथ शुरू करूंगा, कौन सा बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड, तो वहां पे मैं दोनों हार्मोन साथ साथ पढ़ूंगा, हाइपोथैलेमस भी और साथ में पिट्यूटरी ग्लैंड भी। पर बताओ यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? इट्स ऑल अबाउट हाइपोथैलेमस। खत्म होता है हाइपोथैलेमस। सिर्फ मैंने आपको नाम नहीं बताए, इसलिए 9 हार्मोन कौन से, क्यों नहीं बताए, क्योंकि जब मैं पिट्यूटरी ग्लैंड का डायग्राम बनाऊंगा, यहाँ पे बातें करूंगा, तो उसके साथ इसके 9 हार्मोन भी क्या करूंगा, वहां पे आपको इंडिकेट करूंगा बेटा जी। पर ये बेसिक सी बात खत्म होती है, हाँ कि ना? उतारो। आज की क्लास को यही रोकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जितना हो सकता है आप लोगों में थोड़ा स्प्रेड कीजिएगा इसको, वीडियो को, और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू बेटा।